जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिबू में। तो आज का वीडियो हमारा प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन का 5वां वीडियो है, जिसमें हम नेटवर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए उस क्वेश्चंस को हम लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है मतलब फ्रीक्वेंसी पूछा गया है कि कितना फ्रीक्वेंसी पर आपका आरएलसी सीरीज सर्किट ऑपरेट्स एट यूनिटी पावर फैक्टर होगा। ठीक है, कितना फ्रीक्वेंसी पे आपका सीरीज सर्किट यूनिटी पावर फैक्टर पर ऑपरेट होता है। आपके ऑप्शन है 1/RLC, 1/LC, 1/2π रूट अंडर LC, 1/RC। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसमें राइट आंसर आपका 1/2π रूट अंडर LC होता है। ठीक है, क्योंकि सर्किट सीरीज हो या पैरेलल, आरएलसी सीरीज सर्किट हो या पैरेलल, दोनों पे आपका जो ये आपका फ्रीक्वेंसी होता है आपका, ये कितना होता है आपका 1/2π रूट अंडर LC होता है। ठीक है, और सीरीज और पैरेलल दोनों सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है आपका यूनिटी पावर फैक्टर होता है। ठीक है, अगर हम सीरीज सर्किट की बात करें तो इसमें क्या होता है आपका जेड मिनिमम होता है, और वो किसके बराबर होता है, वो आपका आर के बराबर होता है, रेसिस्टेंस के बराबर होता है। लेकिन यही पैरेलल सर्किट में आपका जेड क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, और अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, सीरीज सर्किट में आपका क्या होता है, आपका इसमें करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। वही पैरेलल सर्किट में क्या होता है, आपका करंट क्या होता है, मिनिमम होता है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए। तो आई होप आप ये समझ गए कि इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपका राइट आंसर ये हो जाएगा 1/2π रूट अंडर LC। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन RLC सीरीज सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ R इक्वल टू 4 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका 6 ओम है एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस 3 ओम है, और कनेक्टेड किया गया है 220 वोल्ट सप्लाई से, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है जिसका। तो इसमें आपका पावर फैक्टर पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ, आप उस पॉइंट पे गौर फरमाइए। वो पॉइंट है आपका, देखिए मान के चलिए अगर आपका एसी सर्किट है, अगर आपका एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, एक्सएल क्या है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है, एक्सी क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। जब आपका एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होगा तब वो आपका सर्किट कैसा, मतलब सर्किट कैसा बिहेव करेगा, वो सर्किट आपका इंडक्टिव सर्किट रहेगा। ठीक है, वही आपका जब एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल हो जाएगा तो सर्किट कैसा बिहेव करेगा, वो आपका कैपेसिटिव सर्किट रहेगा आपका। ठीक है, आप ये पॉइंट समझ गए कि जब आपका एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल होगा तो कैपेसिटिव सर्किट रहेगा। और इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि उस केस में क्या होगा, पावर फैक्टर आपका लीडिंग होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा। वही आपका जब एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होगा तो उस केस में आपका पावर फैक्टर लैगिंग होगा, क्योंकि आपका ये इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये दो पॉइंट को आप ध्यान में रखें, उससे हम अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पावर फैक्टर। तो आप कोई किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले आप ये हमेशा देखिए कि आपको निकालना क्या है, पावर फैक्टर, और उससे रिलेटेड चीज़ उससे रिलेटेड आप क्या जानते हैं। मतलब पावर फैक्टर का क्या फॉर्मूला हम जानते हैं कि कॉस फाई जो होता है आपका, वो किसके बराबर होता है, वो R/Z होता है। ठीक है, जिसमें आपको R दे दिया है 4 ओम, और Z आपको निकालना है। Z निकालने के लिए आपको देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया है। ठीक है, तो आप उससे Z निकालेंगे। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला यहाँ रह गया। तो ठीक है, R हमको दिया, Z निकालना है। तो देखिए Z इक्वल टू क्या होता है आपका, Z इक्वल टू होता है आपका रूट अंडर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये रूट में आ जाएगा। यहाँ आप XL माइनस XC क्यों लिए, क्योंकि मेरा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो ग्रेटर देन है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, इसलिए हम XL माइनस XC लिए। अगर मेरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर ग्रेटर देन रहता इंडक्टिव रिएक्टेंस के, तब हम XC माइनस XL ले लेते, सिंपल सी बात है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो R कितना है मेरा, 4 का 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, रूट अंडर में चलेगा सब चीज़। और XL माइनस XC कितना हो जाएगा, XL आपका कितना है, 6 ओम है, एक्सएल कितना है, 6 ओम है, XC कितना है, 3 ओम है। तो 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो ये अब रूट अंडर कितना हो जाएगा, ये रूट अंडर 25 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5, तो Z इक्वल टू आपका कितना आ गया, 5। ठीक है, Z इक्वल टू आपका 5 आ गया। तो आप देखिए, तो हमको क्या निकालना था, कॉस फाई, जिसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। ये आपका कितना हो गया, R/Z होता है जैसा कि हम जानते हैं। तो R कितना है आपका, 4 है, और Z कितना निकला आपका, 5 निकला था। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 0.8। ठीक है, 0.8 निकल गया। ठीक है, तो चलिए कॉस फाई आपका कितना निकला, 1 मिनट, कॉस फाई आपका निकल गया 0.8। अब देखिए, अब यहाँ पे बात आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होगा तो सर्किट कैसा होगा, इंडक्टिव होगा, पावर फैक्टर लैगिंग होगा। जब एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल होगा तो सर्किट कैसा होगा, कैपेसिटिव होगा, पावर फैक्टर लीडिंग होगा। तो अब वही बात है कि 0.8 तो आप निकाल लीजिएगा। मान के चलिए यहाँ पे लैगिंग है तो यहाँ 0.8 तो एक ही में है, तो आप सिंपल इसको मार दीजिएगा। मान के चलिए अगर इसी ऑप्शन में एगो को काट देता, बोल देता कि
8 लीडिंग मान के चलिए बोल देता, तब तो आप कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए आपको डीपली नॉलेज किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट फुल्ली कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ लिए, मान के चलिए इसको काट देता 0.8 लीडिंग लिख देता, तब तो आप कन्फ्यूजन में आ जाता, क्योंकि आपको 0.8 निकला है, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो पाते हैं कि ये लैगिंग होगा या लीडिंग। तो आप ऐसा होगा कि आप लास्ट में बना के भी क्वेश्चन को आपका मार्क छूट जाएगा। जैसे होता है ना कि आप ट्रेन जैसे किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खुल गई, लेकिन आप 1 सेकंड बाद पहुंचते हैं, तो आपको कितना ये होता है, दुख होता है। अगर 1 सेकंड पहले आ जाता तो हमको ट्रेन पकड़ा जाता। तो वही बात है कि लास्ट तक आप चले गए, लेकिन आपका राइट आंसर नहीं निकला, तो आप काफ़ी ज़्यादा ये पेनफुल होता है। तो ये बात आप समझिए। तो ये तो आप समझाने के लिए बात होगी। तो 0.8 निकल गया मेरा, ठीक है। तो पावर फैक्टर मेरा कितना निकला, 0.8। अब ये लैगिंग हो गया लीडिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका एक्सल ग्रेटर देन एक्सी क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो पहले ही बताया कि एक्सल ग्रेटर देन एक्सी होगा, तो पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा। तो आखिर सर्किट कैसा होगा, इंडक्टिव। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब आप आई होप आप भी समझ गए होंगे कि आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर ये हो जाएगा 0.8 लैगिंग, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर ए सीरीज आरएलसी सर्किट आर इक्वल टू 10 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस 20 ओम है, आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस 20 ओम है। तो आप वोल्टेज 100 वोल्ट है, तो करंट पूछा गया है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इसमें आपका एक्सएल बराबर एक्सी दिया हुआ है, एक्सएल भी 20 ओम है, एक्सी भी 20 ओम है। तो जब ये कंडीशन आ जाता है तो ये सर्किट कैसा हो जाता है, सर्किट चला जाता है रेजोनेंस के एरिया में, ठीक है। जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी सर्किट चला जाता है रेजोनेंस एरिया में, उस एरिया में क्या होता है आपका करंट, जो मतलब उस एरिया हम बोल रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, करंट आपका डायरेक्ट इक्वल टू हो जाता है आई इक्वल टू वी बाई आर। ओके, तो वी कितना है आपका, वी 100 दिया है, आर कितना है, आर 10 है। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10 निकल जाएगा आपका राइट आंसर। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या बन गया, 10 ओम, ठीक है। तो आप इस ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे भी हम बन गया। आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि हम जानते हैं कि आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई जेड होता है। आप जेड इक्वल टू आप रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सी माइनस एक्सएल करेंगे, तब भी आपका राइट आंसर 10 ओम आएगा। लेकिन बेस्ट वे क्या है कि जब एक्सएल इक्वल टू आपका एक्सी हो जाता है, तब आप रेजोनेंस वाला केस लगाएंगे, आई इक्वल टू वी बाई आर डायरेक्टली। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो गो आपका अल्टरनेटिंग क्वांटिटी दिया गया है, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी का, जिसमें आपका V1 दे दिया है 1 sin ओमेगा टी, या V2 है आपका 10 sin ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। तो इसमें बोल रहा है कि फेज डिफरेंस बिटवीन देम विद रिस्पेक्ट टू V1, V1 के रिस्पेक्ट में आपका फेज डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। V2 का मतलब V1 के रिस्पेक्ट में फेज डिफरेंस पूछा गया है। तो ठीक है, फेज डिफरेंस हम मान लेते हैं फाई। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 का एंगल माइनस V1 का एंगल, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, V2 का एंगल कितना है 45, और V1 का एंगल कितना है 0, 45 सही है। एंगल 0 कुछ नहीं आता यहाँ पे, कितना है कुछ एंगल नहीं है, तो 0 मानेंगे हम। तो आपका एंगल कितना निकल जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो गया, इसमें आपका राइट आंसर 45 डिग्री हो गया, ठीक है। आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन साइकिल ऑफ एसी वेवफॉर्म अकर्स एवरी मिली सेकेंड। ओके, मिली सेकेंड पूछा गया है। तो ये मिली सेकेंड टाइम पीरियड आपका दे दिया है। तो हम जानते हैं कि एफ इक्वल टू कितना होता है 1/t, या टी इक्वल टू 1/f। आपको अगला मार्क्स लेके क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा कि आपको उसमें फ्रीक्वेंसी दे देगा, उसका टाइम पीरियड निकालना रहेगा, ठीक है। तो वो तो अलग बात है, अभी हमको ये पूछा गया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो 1/t करेंगे। टी कितना आपका मिली सेकेंड दिया, यानी कि 10 पे पावर माइनस 3 दिया है, 1 मिली सेकेंड है। तो इसको जब ऊपर ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 3 हो जाएगा आपका। तो 10 के पावर 3 यानी कि 1 पे 3 को 0, तो इस कहाँ पे है ये, तो ये है आपका ये ऑप्शन 1000 हर्ज आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट। देखिए प्योर कैपेसिटिव बोला है, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आपका प्योर आर बोलेगा, सॉरी प्योर रेसिस्टिव सर्किट बोलेगा आपका, तो उसमें जो होता है आपका फेज डिफरेंस क्या होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है, 0 डिग्री। अब पावर फैक्टर क्या होता है इसमें, पावर फैक्टर आपका कॉस 0 कितना होता है 1, यूनिटी पावर फैक्टर होता है। ओके, सो ये पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर। अगर प्योर इंडक्टिव बोल दिया, प्योर एल अगर बोल देगा, तो उसमें क्या होता है आपका फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है। अब पावर फैक्टर की बात करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 0 होता है, ठीक है। अगर प्योर कैपेसिटी बोलेगा आपका, इसमें एंगल कितना होता है, फेज डिफरेंस 90 डिग्री, और पावर फैक्टर इसका भी कितना होता है, 0 ही होता है, क्योंकि कॉस 90 भी तो 0 ही होता है, ठीक है। ये आपके एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए, ये आपके एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्योर आपका कैपेसिटी में पूछ रहा है। तो प्योर कैपेसिटी में आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री, एक मिनट वेट ए सेकेंड। तो इसमें आपका 90 डिग्री, सॉरी ये क्या हो रहा है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट। देखिए इंडक्टिव सर्किट में पूछा है, इससे पहले वाला पॉइंट में मैं दो चीज़ बता दी, आपका एंगल कितना रहेगा पावर फैक्टर। अब ये भी चल डिस्कस लेते हैं। प्योर रेसिस्टिव रहेगा तो एंगल पावर फैक्टर तो आप ही जान ही गए क्या होगा। तो देखिए इसमें पावर क्या होता है, प्योर रेसिस्टिव सर्किट में पावर आपका क्या होता है। तो जैसा कि पावर तो वी आई कॉस फाइव होता है, ठीक है। मान चलिए वी आई कुछ रहेगा, कुछ भी रहेगा, मान चलिए कांस्टेंट रह गया, लेकिन कॉस है तो पावर फैक्टर तो इसमें आपका कितना हो गया, उसमें प्योर रेसिस्टिव सर्किट में 1 होता है, तो इसमें कुछ पावर इसका रहेगा, मतलब प्योर रेसिस्टिव में कुछ पावर रहेगा। वही प्योर इंडक्टिव की अगर हम बात करेंगे प्योर एल की, तो इसमें क्या होता है आपका वी आई कॉस फाइव लगाएंगे तो वी आई तो चलिए कुछ रहा, लेकिन कॉस फाइव कितना होता है आपका 0 हो जाता है, क्योंकि कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये आपका 0। ऐसा ही क्या होता है, सेम कंडीशन आपका प्योर कैपेसिटी में भी 0 ही होता है, क्योंकि इसमें भी कॉस 90 लगेगा तो ये 0 हो जाएगा। ओके, तो 0 किसके किस केस में होता है आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट रहेगा, प्योर कैपेसिटिव सर्किट रहेगा, तो उसमें पावर एवरेज पावर आपका 0 रहेगा। बट ओनली इन द केस ऑफ प्योर रेसिस्टिव सर्किट आपका पावर क्या होता है, कुछ ना कुछ आपका होगा ही, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडक्टिव सर्किट के लिए पूछा है पावर आपका, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0 वाट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ऐसे वीडियो पाने के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अपने प्रिपरेशन को अच्छा से जारी रखे रहें और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।